91 के आर्थिक सुधारों ने एक या दो अदानी अंबानीज नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों अदानी अंबानीज की नींव रखी और इसी का कारण था कि हमारे देश में लाखों हजारों स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस और कारपोरेट्स आए। पर आज की परिस्थितियों में खासकर 2014 के बाद क्या यही मार्केट इकॉनमी कितने नए अदानी अंबानीज को फिर से नेशनल स्टेज पे ला सकती है, या जो भी उस दौर से जन्मे जो अभी तक थे क्या उनकी संख्या नहीं कम हो रही है मात्र 2-3 लोगों के सामने। यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न उभर के सामने आया है हमारे देश में बढ़ती महंगाई के मध्य, और जब आम जन की जो आय है वह घटती जा रही है रिलेटिव सेंस में। सभी का रिजल्ट दिखता है हमें आर्थिक विषमता के रूप में। पर आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, 91 के मार्केट जो सुधार हुए उन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हमारे देश में लाए, जिसकी शुरुआत खासकर शहरों से हुई और फिर वो गांव तक भी पहुँचे। जो जाति धर्म की बेड़ियाँ थी वह ढीली हुई क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ में, खुले मार्केट में, इफ़िशियंसी के लिहाज से एंटरप्राइजेस फिर ये नहीं देख रही थी कि तुम कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म में हो। जो मोस्ट इफ़िशियंट लोग थे वो किसी भी जात बिरादरी धर्म के हों, उन्हें अवसर मिलता था ताकि वो अपनी सर्विसेज को कम्पिटिटिव रेट्स पे कंज्यूमर तक पहुंचा सके। पर यह भी एक सत्य है, कटु सत्य है, कि जितनी बेड़ियां जाति को तोड़ने में खुली, धर्म की बेड़ियां तोड़ने में उतना हम सफल या मार्केट इकॉनमी सफल नहीं हो पाई। एक दूसरों के शादी विवाह में तो एक दूसरे वाले धर्म वाले लोग तो जाने लगे, पर कास्ट मैरिजेज ही प्रमुख रही, इंटर रिलीजियस मैरिजेज उस हद तक नहीं बढ़ी। और ये अब काफ़ी विवादित स्थिति में भी पहुंच गया है। जिस हिसाब से जो नया कंज्यूमर दिख गया है कुछ लोगों को, प्रोपेगेंडा इवेंट और एक तरह से खूब दिखावे की राजनीति में, जहाँ पे हम भक्ति को, आस्था को भी एक तरह से इवेंट के रूप में भी अब प्रस्तुत करने लगे हैं, जो आत्मा से आत्मसार होने की बजाय अब ज़्यादातर हमको एक तरह से एक फैशन, एक दिखावा तक ही हमको ज़्यादा ये दिखता है। पर कोई भी मार्केट हो उसका एक दिन अंत होता है। पर जो मौजूदा परिस्थितियां देश में चल रही हैं वह ये चाहती हैं कि कम से कम टकराव और जो नफ़रत की राजनीति है ये कम से कम 24 की नैया कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की लगा दे। और इसमें जो नुकसान हो रहा है वह देश का हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, जो इसमें फ्रिक्शन आ रहे हैं और एक दूसरे के टकराव की स्थिति बनी है, तो उससे मार्केट इफ़िशियंसी जो हो रही है हमारी कम हो रही है और हमारा ध्यान भी असल मुद्दों से भटक रहा है। और जो मोनोपोली जिस हिसाब से होती जा रही है कुछ चंद कारपोरेट्स के पास, और रिसोर्सेज की पंपिंग जो है आम आदमी से और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादातर बड़े बड़े चंद कारपोरेट्स के हवाले ही होती जा रही है, तो पूरी की पूरी मार्केट एक तरह से सिकुड़ती जा रही है और कंज्यूमर डिमांड जो है वह घट रही है। तो इन परिस्थितियों में ये जो कम्युनल टेंशन्स और टकराव की राजनीति है इसका ज़्यादा दूर तक भविष्य नहीं है, क्योंकि महंगाई जो है वह तन ही नहीं मन भी काटती है। पर एक इलाज जो ढूंढा गया है फ़िलहाल अभी,
2024 तक इस टकराव की राजनीति को जिंदा रखने के लिए वो है ज़्यादातर लोगों को फ्री के अनाज से संतुष्ट करने की। भाई जब महंगा आटा और तेल इत्यादि जब रेट बहुत ज़्यादा होगा तो ये सब चीज़ें एकदम वरदान की तरह कंज्यूमर को दिखेंगी। पर एक वर्ग ऐसा भी खड़ा हो रहा है इस कंज्यूमर में जो इससे संतुष्ट नहीं है और उसका मन भी कट रहा है। वह इससे आगे चाहता है फ्री शिक्षा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री हॉस्पिटल इत्यादि। तो वह जो भी कहीं इस पूरे नैरेटिव में जो भारत जोड़ो यात्रा आर्थिक विषमता, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वो लोग उसमें न शामिल हो जाएं और ये जो तन और मन एक साथ होकर इस जो काउंटर नैरेटिव ये यात्रा बनाने की कोशिश कर रही है उसका पार्ट न हो जाए। तो एक दूसरा दल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वह गुमराह की राजनीति कर रहा है, फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली के बिल इत्यादि ये सब की। तो ये कैसे मूल्य हमारे समाज में प्रचलन में आ गए हैं। अरे भाई, कोई सर्विसेज हम लेते हैं तो अगर मान लीजिए 1100 का सिलेंडर है तो 500-600 रुपये हम देना चाहते हैं, पर वो अवेलेबल है नहीं। इसी तरह से बिजली के बिल जो 8 से 10 रुपये यूनिट है, अगर वो भी 5-6 रुपये के करीब हों और ज़्यादातर लोगों को रोज़गार हो, ये तभी संभव है जब चंद कारपोरेट्स नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री छोटी मोटी खुली रहें और वो लोगों को रोज़गार देते रहे और देश में मैन्युफैक्चरिंग हर स्तर पे बढ़ता रहे। तो हर आदमी चाहेगा कि मैं आत्मनिर्भर रहूं और जो भी सर्विसेज लूं उसका वाजिब मूल्य दूं। पर ये पूरी जो टकराव की स्थिति और जो गुमराह की पॉलिटिक्स है, ये हमको मूल्य विहीन मार्केट की ओर, खासकर फ्री अनाज से लेकर फ्री शिक्षा और फ्री बिजली इत्यादि तक हमको ले जा रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में पूरी इकोनॉमी के लिए डिस्टर्बिंग है। कायदे से तो इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए और इनके मूल्य ऐसे होने चाहिए कि ये सब इशू जो बेसिक चीज़ है ये सभी को मिलती रहे और जो भी उसका वाजिब रेट है वो लोग देने में सक्षम हो और देश अपनी ऊर्जा इनोवेशन के क्षेत्र में लगाए, अपनी ऊर्जा सिविलाइजेशन को और साइंटिफिक वे में आगे बढ़ाने की ओर लगाए। जो भी नए डेवलपमेंट्स, रिसर्च हर फील्ड्स में हो रही है, चाहे डिफेंस में हो रही हो, चाहे एजुकेशन में हो रही हो, चाहे मेडिकल साइंसेस में हो रही हो, देश उसकी ओर अग्रसर हो, उसके लिए बढ़िया यूनिवर्सिटीज और बढ़िया प्लानिंग हो। उसके बजाय अब हम इसी तरह की गुमराह की पॉलिटिक्स में फंसते जा रहे हैं। तो इन्हीं मूल्यों को लेकर और यह जो हमारा नुकसान इस टकराव की राजनीति से हो रहा है, उससे देश को एकजुट करने के लिए, और अब जब जैसा कि चाइना का थ्रेट आ रहा है और जैसा कि मेन थ्रेट हम जानते हैं आर्थिक ही है, जो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड को ख़त्म करता जा रहा है, और आर्थिक मंदी भी जिस हिसाब से पूरे विश्व में है और उसकी जकड़ फिर से 2007-8 की हमें स्थिति दिखाती जा रही है। तो इस सभी मूल्यों के प्रति सचेत करते हुए यात्रा अब हमारे इंडिया के एक तरह से गंगा जमुनी तहजीब के केंद्र उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है और इन्हीं मूल्यों को टटोलने की कोशिश कर रही है। इन्हीं मूल्यों का ही एक उदाहरण है ये हमारे जो परस्पर सद्भाव और एक दूसरे के प्रति चिंतित होने का ही एक उदाहरण है। इसको मैं राजनीति से तो पूरा नहीं जोड़ना चाहता, इसको गैर राजनीतिक तरीके से ही आप समझिए, दिल से ही समझिए कि जैसा कि कल अमित शाह जी ने कहा कि जो माँ होती है वो हमारी पहली गुरु, पहली मित्र होती है। तो कल देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी
ने भी इस परम मित्र को परम और अपने पहले गुरु को दिया। और इसके जो संवेदना व्यक्त की गई वो समाज के हर तबके से आई, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी जात धर्म का हो, सब ने उनके साथ पूरी संवेदना व्यक्त की। एक दूसरा उदाहरण मुझे याद आ रहा है फिलहाल अभी इसी मार्केट से रिलेटेड और इसके बीच वैल्यूज का, वह था पीलू का। अब आप पूछ रहे हैं पीलू कौन है जी? ये मेरा क्या मतलब, ये नगर निगम का ही एक स्ट्रे डॉग था। मतलब रोड पे रहता था, छोटा सा था, खाने पीने को हमने देने लगा तो बाहर ठेले पे सोने लगा। और एक दिन एक बाहरी पागल कुत्ते ने उसको काट लिया था। एक बात यह है कि वो कैच बहुत अच्छा करता था, इतना बढ़िया कैच करता था, अगर गलत दिशा में ना सोचे तो वो जॉन्टी रोड्स की तरफ चीज़ों को कैच कर लेता था। आप किसी से भी, जो भी लोग उससे परिचित थे, वो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो उसको रेबीज हो गया था। तो उसकी सबसे पहले मैंने अपने बड़े भाई मुकेश यादव जी को इसके विषय में बताया, तो उन्होंने कहा कि पहले इसको एक जगह आप अगर बंद कर सकते हैं तो बंद कर लिए। तो किसी तरह हमने उसको बंद किया। मेरी मुलाकात उन जैसे कुत्तों से और भी कुत्तों से हुई लॉकडाउन के समय में, और वो भी मैंने उसका भी जो प्रेरणा के स्रोत थे वो भी पूर्व पार्षद शैलेंद्र मिश्रा जी के भाई शिवम मिश्रा जी थे। जब लॉकडाउन में हम लोग घर में बैठे रहते थे तो वो अपने घर से ढेर सारे बिस्कुट और घर से बनी रोटियां इकट्ठा करके उन कुत्तों के लिए निकल जाते थे और अपने घर से यहाँ मुट्ठीगंज से लेकर बैराना तक खिलाते हुए निकलते थे। तो ये वैल्यूज़ भी हैं समाज में। तो पीलू की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो वो ज़्यादा लोगों को काट ना सके तो हमने उसको बंद कर दिया। और फिर दीपेश यादव जी जो हमारे कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने विशेष योगदान करते हुए, गंभीरता को समझते हुए तत्काल अभिलाष केसरवानी जी का जो NGO है और नगर निगम की मदद से उसको किसी तरह से हमने रेस्क्यू पीलू को किया। रेस्क्यू का यहाँ ये मतलब था कि अगर पीलू को ऐसे ही हम छोड़ देते, जैसे लोग विलायती कुत्ता शौक में पालते हैं खरीद कर, और 1 साल बाद खिलाने पिलाने के बाद जब मन ऊब जाता है तो रोड पे छोड़ देते हैं, तो अगर हम पीलू से वहीं अपना काला मतलब हाथ जोड़ लेते तो आगे जाके वो कितने ही लोगों को घायल करता, कितने लोग उसको मारते पीटते, अद्धा कत्ल सब कुछ। तो वो भी एक तरह से मानवीय मूल्यों के विपरीत होता। लेकिन मैंने अंदर भी एक साहस जगा और मैंने किसी तरह एक अपने मित्र फूलचंद सब्जी वाले के मित्र को अपने घर में उसको बंद एक कमरे में कर दिया कि मैं डरूंगा नहीं। कहीं ना कहीं मुझे फिर से राहुल गांधी जी का वो भारत जोड़ो यात्रा का वो संदेश याद आ गया था और पीलू रेस्क्यू हुआ। और कल जब मैं उसके खेल के विषय में सोच ही रहा था तो रात में खबर आई कि पीलू अब इस दुनिया में नहीं है। तो पीलू इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको रेबीज हो गया था, और रेबीज होने के बाद चाहे इंसान हो या जानवर, उसका इलाज असंभव है क्योंकि CNS में वायरस बैक्टीरिया जो भी कहे वो पहुंच जाता है। तो उसके बाद हार्ट फेलियर से मौत लगभग 100% हो जाती है। तभी उसी समय मुझे खबर मिली अभिलाष केसरवानी जी से ही कि शायद निगम में अगली बार जब बजट पास हो तो कुत्तों के इंजेक्शंस के लिए, उनके जो रोड डॉग्स हैं उनकी आबादी ज़्यादा बढ़ने ना पाए, उनके स्टेरिलाइजेशन के लिए, उसके लिए भी बजट पास होगा। और जो भी स्ट्रे डॉग्स का जो भी अधिकार है और जो भी NGO ये सब बन रही हैं, अब थोड़ा और मॉडर्न होंगे, थोड़ा और शक्तियाँ होंगी, लोग जानेंगे और पागल कुत्तों के लिए या किसी कुत्ते को चोट लगी उसके रेस्क्यू के लिए अपने पार्षद के माध्यम से या डायरेक्ट NGO को कांटेक्ट करके, तो हम अपने लोगों से ही नहीं, अपने अगल बगल के पर्यावरण जीव जंतु से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये भी एक मूल्य का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का
हिस्सा है। तो साल बीत रहा है। अच्छा हाँ, एक बार और बड़े भाई मुकेश यादव जी ने बताई थी कि जो ये जितना भी आप स्ट्रे डॉग्स के प्रति हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है कि जो स्ट्रे डॉग्स है वहीं रहेगा और उसका इलाज होगा, और एनजीओ ये सब जो भी प्रोग्रेस हम देख रहे हैं देश समाज में, वो मेनका गांधी जी के रिट पटिशन्स के द्वारा ही ये है संभव हुआ है। तो जो भी हमको अब रास्ता तय करना है वह इसी तरह से एक ओवरऑल जो हमारे अपने मूल्य विहीन मार्केट में न जाकर अपने जो मूल्य हैं एक नागरिक के तौर पे पर्यावरण के लिहाज से, जीव जंतुओं के लिहाज से भी, अपने लोगों के लिहाज से, चाहे वो किसी भी तबके के, किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हों, उनके हिसाब से अपनी जो संस्कृति है हजारों साल की, उनके हिसाब से ये तय करना है। और पीलू से ही याद आ गया कि कल फुटबॉल की सदी का भी अंत हो गया। फुटबॉल के महानायक पेले जी के इस दुनिया से जाने के बाद फिलहाल क्रिसमस की बधाई पिछले एपिसोड में रह गई थी, उसके लिए विशेष बधाइयाँ आप सब लोगों को। नए साल सबके लिए मंगलमय हो और हम एकजुट हो देश को और प्रगति की ओर ले जाएं। धन्यवाद सब। थैंक यू।